Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और जैसे मैंने आप सबको कमिट किया था, मेरी स्टोरी, मेरी सक्सेस स्टोरी या फेलियर स्टोरी, आप जो भी कहें, वो स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो अब 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो जो वादा किया था वो निभाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी है, मतलब ये रियल स्टोरी मेरी खुद की। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी स्टोरी होती है और सबकी स्टोरी में प्लस माइनस, अप्स एंड डाउन्स, ग्रोथ एंड फेलियर, वो सब रहता ही है। ठीक है, तो मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होगा। अब मेरी लाइफ में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो इमेज आप मेरी अभी देख रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसी नहीं थी। ठीक है, पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने स्ट्रगल करने पड़े, वो सब आपको पता चलेगा ये स्टोरी थोड़ी सी सुनने के बाद। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि स्टोरी में बीच में थोड़े क्लाइमैक्सेस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्लाइमैक्स बड़े पेचीदे क्लाइमैक्स है, पता नहीं कितने डिटेल में बता पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना आपको बताऊं मेरे बारे में। ठीक है, वैसे उतना कुछ सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में। सबको, बहुत सारे लोगों को पता है, जो लोग काफ़ी क्लोज है मेरे, और जो लोग नहीं है उनको भी शायद ये वीडियो के बाद पता चल जाएगा। तो स्टोरी शुरू होती है जब मैं पैदा हुआ कच्छ में, कच्छ गुजरात, वहाँ पे मैं पैदा हुआ। तो पैदा होते ही मेरे मदर और फादर ने मुझे ले गए वेस्ट बंगाल, जहाँ पे हमारा फैमिली बिजनेस चलता था। ठीक है, बांकुड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे हमारे फादर्स बहुत साल पहले ही सेटल हो चुके हैं। वहाँ पे लकड़ी की 100 मिल है बांकुड़ा में, तो वहाँ पे चले गए। 1983 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय। ठीक है, 1983 में, तो वहाँ पे मैंने अपना एजुकेशन किया। पहले मुझे बंगाली मीडियम में डाला था वहाँ पे, और उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। तो वहाँ पे मैं था 7th तक। ठीक है, 8th and 9th नहीं, 6th तक था, 6th। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पे था, और वहाँ पे लाइफ एकदम सेटल थी, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था फादर का। वहाँ पे मतलब जॉइंट फैमिली थी, अंकल थे 2 हैं अभी भी, और मेरे फादर भी थे साथ में। मैंने अपने परदादा को भी देखा है वहाँ पे, परदादी, दादी, दादा। ठीक है, तो उनके साथ मैं खेला भी हूँ, मुझे अभी भी याद है सारी चीज़। और सब मेरे नज़र के सामने ही गए हैं, जितने भी डेथ्स हुई हैं उन सारी डेथ्स में मैं था, मैंने देखा है खुद। ठीक है, और बहुत ही टेरिफाइंग मोमेंट होता है वो, अपनी फैमिली में से किसी की डेथ होती है। तो मैंने अपनी फैमिली में बहुत डेथ देखी है। ठीक है, और आज इस मुकाम पे हूँ और काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, अब ज़्यादा यहाँ पे सेंटिमेंट नहीं होऊंगा। तो वहाँ से 6th स्टैंडर्ड तक मैं था। ठीक है, तो काफ़ी दोस्त बनाए वहाँ पे, और फिर फादर ने गुजरात में एक फैक्ट्री में पार्टनरशिप रखी। ठीक है, और वो फैक्ट्री थी हिम्मतनगर में, एक पार्टनरशिप में रखी थी फैक्ट्री। तो मेरे फादर हिम्मतनगर चले आए। ठीक है, और आने के बाद मेरे फादर ने दूसरी फैक्ट्री खरीदी पार्टनरशिप में, और वो भी हिम्मतनगर में थी, सिरामिक की। ठीक है, तो वो फैक्ट्री नहीं चली, दूसरी फैक्ट्री जो थी वो नहीं चली, और नहीं चली। उसके बाद काफ़ी लॉस हुआ, डिप्रेशन में आ गए मेरे फादर। और वो मैं बात कर रहा हूँ 2003 की, जब फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई थी हमारी। ठीक है, और बहुत ख़राब, मतलब उससे पहले काफ़ी अच्छी थी फाइनेंशियल सिचुएशन, लेकिन उस समय काफ़ी ख़राब हो गई फाइनेंशियल सिचुएशन। और फिर उस समय मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में। उससे पहले मैंने अपनी एजुकेशन जो है वेस्ट बंगाल में की, 6th तक, 7th और 8th मैंने हिम्मतनगर में किया। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल करके एक स्कूल है वहाँ पे हिम्मतनगर में, वहाँ पे मैंने की। फिर 9th, 10th, 11th, 12th मैंने सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल पे किया, वो है विजापुर में, विजापुर महसाणा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ठीक है, वहाँ पे 9th, 10th, 11th, 12th, तो वहाँ पे 9th, 10th, 11th, 12th किया। मैं बेसिकली कॉमर्स करना चाहता था, लेकिन मेरे फादर ने बिना मुझे पूछे साइंस में डाल दिया, क्योंकि मैं वेकेशन में चला गया था। तो हुआ यूँ कि बड़ी मुश्किल से मैंने 12th पास किया। 43% आए मेरे 12th में, क्योंकि मैं साइंस में नहीं जाना चाहता था, मैं साइंस का स्टूडेंट था ही नहीं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। और कंप्यूटर में काफ़ी कीड़ा था मुझे, बहुत पहले से कंप्यूटर में बहुत कीड़ा था। तो 2000 से मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और उस समय कंप्यूटर आपको पता है बहुत बड़े बड़े आते थे, कीबोर्ड भी ठा 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 बहुत काफ़ी आवाज़ करता था। उस समय के कंप्यूटर्स वैसे थे, तो तब से मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा था, कंप्यूटर का कीड़ा था मेरे। फिर 2003 में मेरे फादर की डेथ हो गई। ठीक है, और उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। फिर मुझे काफ़ी काम ऐसे करने पड़े, जैसे कि न्यूज़पेपर फेंकना।
ठीक है, सुबह जाके न्यूज़पेपर फेंकना। और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस मैंने शुरू किया था, ठीक है। मैं घर घर हैंडीक्राफ्ट भी बेचता था, घर घर जाके मैं बेचता था। और उसके बाद मैंने वो शॉल आती है, एक ओढ़ने की शॉल आती है, वो वेस्ट बंगाल में मिलती है, वो भी मैंने घर घर जाके बेचे, अपने दोस्त के घर जाके बेचे। उन्होंने लिए भी, काफ़ी सपोर्ट भी किया मुझे उस वक्त, ठीक है। एग्जीबिशंस में रखता था, हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशंस में अच्छा सेल होता था, बट इट वाज नॉट गुड इनफ, क्योंकि मेरी 4 बहनें हैं, ठीक है। उसमें से एक बहन की शादी हो गई थी जब फादर थे, फिर बाकी बची 3 बहनें और मेरी मदर, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर। फिर हमारा जो घर था वहाँ पे, वो घर हमें बेचना पड़ा, और जो भी पैसे आए, वो जो कर्ज था मेरे फादर का, उस पर चले गए पैसे, बचा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं जॉब पे लग गया, क्योंकि वो पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, तो मैं दिन में 2 जॉब करता था, ठीक है। दिन में मतलब एक दिन में 2 जॉब करता था, सुबह और शाम को, और मुझे मिलते थे 8,500-9 हज़ार रुपये। 2005 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अपने दोस्त के साथ मैं एक इंटरव्यू में गया HSBC में। मैं मतलब बेसिकली दोस्त के लिए ही जा रहा था, बट मैंने सोचा मैं भी दे देता हूँ। तो मेरे दोस्त का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन थी मेरी, वो मैंने क्लियरली बता दी। उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ मेरे एजुकेशन के बारे में। मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, और BCA मैं कर रहा था, और BCA में मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया, क्योंकि अगर मैं कॉलेज कंप्लीट करता तो मुझे जाना पड़ता वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जो अपना फैमिली बिजनेस है, उसी फैमिली बिजनेस को मुझे चलाना पड़ता, वहाँ पर ही मुझे कंटिन्यू करना पड़ता। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं अपना कुछ करूँ, अपने कदम पे खुद खड़ा हूँ, अपने बलबूते पे कुछ करूँ और आगे बढ़ूँ, ताकि मेरे फादर की जो ड्रीम थी, कुछ यूनिक करना, कुछ अलग करना, वो पूरा नहीं हो पाया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ करूँ कि वो मेरी फादर की जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो। तो मैंने कॉलेज में ड्रॉप आउट ले लिया, मैंने एग्ज़ाम नहीं दी लास्ट ईयर की, ताकि मुझे एक साल और मिल जाए, और 1 साल में मैं कुछ और कर लूँ अपने बदौलत। तो मैंने जॉब निकाल ली HSBC में, विशाखापट्टनम में, और वहाँ पे जाने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और वहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा हुआ। और 2009 में मेरी शादी हुई पूनम से, मेरी वाइफ, ठीक है। और 2009 में शादी हुई, वो मुझे वहाँ पर ही मिली। तो इट वाज लव कम अरेंज मैरिज, और शी इज़ फ्रॉम पटना, बिहारी, ठीक है, एंड आई एम गुजराती। तो हमारा रिलेशन बिहार का और गुजरात का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आगे भी रहेगा। इट वाज लव कम अरेंज मैरिज 2009 में। 2011 में मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि 2 रीज़न थे। एक तो मैं ग्रेजुएट नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि कब तक ये जॉब चलेगी, ठीक है। उस वक्त मेरा पैकेज था 6.5 लाख जब मैंने जॉब छोड़ी, और कब तक ये जॉब चलेगा, किसी दिन मुझे अगर निकाल दिया कंपनी से तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं है तो बहुत तकलीफ होती है जॉब मिलने में। दूसरा रीज़न, मेरे जो मैनेजर थी, डायरेक्ट मैनेजर, उसने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए कि मैं बायस्ड हूँ, और मैं क्वालिटी कोचिंग होती है वहाँ पे, फीडबैक दिया जाता है, उसमें मैं पार्शलिटी करता हूँ। तो ये सुन के मेरे को बहुत ख़राब लगा, और मैंने रेजिग्नेशन उसी वक्त दे दिया। उस वक्त मेरा प्रमोशन भी हो जाता, क्योंकि उस वक्त एक लेवल की रिक्वायरमेंट भी थी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था मैं उस वक्त, और शायद मेरा उस वक्त प्रमोशन भी हो जाता, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। और फिर मैंने बिज़नेस के बारे में सोचा। मेरे जीजा जी हैं गोवा में, उनके साथ मैं रहा 6 महीने और बिज़नेस के बारे में थोड़ा समझा, और हार्डवेयर की मैंने दुकान शुरू की अहमदाबाद में। तो 6-8 महीने मैंने दुकान भी चलाई, काफ़ी कुछ सीखा दुकान से। उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई ये जो हम ऑफलाइन बेच रहे हैं दुकान में, क्यों ना ये हम ऑनलाइन भी बेचें, ठीक है। तो उस वक्त मैंने ऑनलाइन शुरू किया स्नैपडील के साथ, और फिर फ्लिपकार्ट के साथ, और फिर उसके बाद आया पेटीएम और अमेज़ॉन। तो उस वक्त हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स थे हार्डवेयर कैटेगरी में, वो इंडिया में किसी के पास नहीं थे। तो सेल काफ़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन कॉस्टिंग जो हम निकाल रहे थे, कॉस्टिंग काफ़ी गलत निकल रही थी। तो कॉस्टिंग की वजह से काफ़ी लॉस हुआ 2 साल। तो 2 साल के बाद पता चला कि भाई जो हम कर रहे थे बिल्कुल गलत कर रहे थे, ठीक है। कॉस्टिंग बिल्कुल गलत निकाल रहे थे, जिसकी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। तो उसके बाद सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया, और स्ट्रीमलाइन होने के बाद धीरे धीरे ग्राफ जो है वो फिर से ऊपर होने लगा, ठीक है। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हुआ, आपको पता है उस वक्त बिजनेस की धज्जियाँ निकल गई, और उस वक्त मेरे को ये यूट्यूब का आइडिया आया, जहाँ से मैंने जब सोचा कि जब देखा मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारे लोग 1-1, 2-2 वीडियोस बना देते हैं, और स्पेशली व्यूज़ के लिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि व्यूज़ आए और पैसे मिले। तो वहाँ पे जितने भी मैंने वीडियोस देखे जहाँ पे ई-कॉमर्स के बारे में बताया गया था, उस समय कोई भी चैनल नहीं था ई-कॉमर्स के रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि ये एक मौका है जहाँ पे हम कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स नहीं, जो व्यूअर्स हैं, उनको एक सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं ई-कॉमर्स के बारे में, क्योंकि बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी
यूट्यूब में अबाउट ई कॉमर्स कि आप लाख रुपए कमा सकते हैं, 50,000 रुपये कमा सकते हैं। मैंने खुद देखा है कि ये इतना ईजी नहीं है, तो स्ट्राइक हुआ कि दिस इज़ द टाइम। और उसी वक्त मैंने गोल सेट किया कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद मुझे ये अचीव करना है थ्रू यूट्यूब। मैं लोगों को सिखाऊंगा, आई विल गिव नॉलेज टू देम एंड देन आई विल गेन बिजनेस फ्रॉम देम। ठीक है, तो मैंने सिंपल स्ट्रैटेजी रखी, एक साइड इन्फॉर्मेशन दीजिए, दूसरी साइड बिजनेस लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जुड़े अपने साथ जिन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, समझा ई कॉमर्स बिजनेस को, और हमें भी बिजनेस दिया और हम भी आगे उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। सो दिस वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग 2015। सो आई थिंक अबाउट दैट टाइम ओनली, दैट पीरियड मेरी मदर की भी डेथ हो गई। और मेरे अब कोइंसिडेंस ये है कि मेरे फादर की डेथ किचन में हुई थी, किचन में घर पे, और मेरे मदर की भी डेथ किचन में ही हुई थी। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वैसे ही लोकेशन में। ठीक है, तो पता नहीं, अब मेरी भी शायद किचन में ही हो जाए कभी किसी दिन, आई डोंट रियली नो, बट ठीक है, तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है कि मेरी मदर की और फादर की डेथ किचन में ही हुई थी। तो मतलब इट वॉज वेरी डिवास्टेटिंग मोमेंट फॉर मी। आई मीन किसी के साथ भी ऐसा होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी टफ टू मैनेज, बट लाइफ हैज़ टू गो ऑन। मेरी वाइफ थी उस वक्त प्रेग्नेंट, तो आई मीन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा सिचुएशन रहा होगा। फिर से वो एक सेटबैक आ गया वहाँ पे बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में। ठीक है, उसको उभरते थोड़ा और टाइम लग गया। फिर आई थिंक उसके बाद डीमोनेटाइजेशन आया, तो उसके नेक्स्ट ईयर डीमोनेटाइजेशन आया, और डीमोनेटाइजेशन आने के बाद ये यूट्यूब का आइडिया आया, ख्याल आया, और उसके साथ साथ बिजनेस और ग्रो होने लगा। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तब बिजनेस काफ़ी गिर गया था, लेकिन वो पीरियड जो था जहाँ पे कुछ काम नहीं था, तो उस समय मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा, काफ़ी स्टडी की, और फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। तो वो जो खाली टाइम था उस टाइम को यूटिलाइज़ किया, क्योंकि एक कीड़ा मेरे में दूसरा ये है कि मैं खाली कभी नहीं बैठता हूँ। ठीक है, अगर कुछ काम नहीं है तो कुछ काम निकालता हूँ अपने लिए। अगर मेरे ऑफिस में भी कोई है ऐसा जो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ काम निकाल के उसको भी दे दूँ। ठीक है, भले वो कोसेगा मेरे को, लेकिन एट द एंड जब रियलाइज़ करेगा कि भैया जो काम दिया था उससे कुछ सीखने मिला, तब मुझे अप्रिशिएट करेगा। तो इनिशियली मैं काम दूंगा तो शायद बहुत कोसेगा, बट फ्री रहना मतलब अजब ही लगता है मुझे कि मैं कैसे फ्री बैठ सकता हूँ, कैसे गेम खेल सकता हूँ। ये चीज़ें मुझे ऐसी लगती है कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, गेम खेलना ज़रूरी है, अगर आप दिन में 10-15 मिनट खेलते हैं इनफ, बट आफ्टर सर्टन लेवल ऑफ टाइम गेम्स, मूवीज़, मतलब यू हैव टू अवॉइड इट। ठीक है, जब आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें साइड में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टाइम पास वाली, उसको एक टाइम दे दीजिए लाइफ में कि ये टाइम के बीच में ही करना है। फिर आप दबा के खेलिए, दबा के गेम खेलिए, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक फ़िक्स टाइम दे दीजिए, उस टाइम पे करिए। तो दोस्तों यही है लाइफ। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना मेरे बारे में जानने मिला होगा, बट मेरी स्टोरी जो है वो इतनी है। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको मेरे ऑफिस में, वेयर हाउस में आना पड़ेगा, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की वो आपको पता चलेगी। तो ऑल इन ऑल, एट द एंड the bottom line is success is not measured by where you are standing right now. Success is measured by how much struggle you have gone through in your life to reach where you are standing now. ठीक है, जितने भी हर्डल्स आपने क्रॉस किए हैं, अगर आपने हर्डल्स, आपकी लाइफ में हर्डल्स आए ही नहीं है कोई भी, ठीक है, आपने फेस ही नहीं किया है और आप सक्सेसफुल हैं, तो वो सक्सेस इज़ वर्थलेस। ठीक है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल आना ज़रूरी है, उस स्ट्रगल को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जो सक्सेस आती है दैट इज़ एक्सट्रीमली टेस्टफुल। ठीक है, तो वो बहुत टेस्टी सक्सेस होता है। तो आई कैन फील द टेस्ट राइट नाउ, आई एम श्योर यू विल ऑल्सो फील द टेस्ट someday in the future. If you are already feeling it, well and good. If you are not, I'm sure you will someday. आप भी सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल मतलब पैसे के हिसाब से नहीं, मेंटली पीसफुल रहना और मेंटली हैप्पी रहना, फैमिली के साथ हैप्पी रहना, दैट इज़ ऑल्सो अ सक्सेस। सक्सेस कुड बी एनीथिंग, लाइक एग्जाम में पास हो जाना सक्सेस, गर्लफ्रेंड पटा लेना सक्सेस, शादी हो जाना लड़की से सक्सेस, बच्चे हो जाना है सक्सेस, मूवी की टिकट नहीं मिल रही है टिकट मिल जाना सक्सेस, फॉरेन कंट्री में घूमने जाना है सक्सेस, यूट्यूब चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर लाना है सक्सेस। तो ऐसे सक्सेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइज, आज ज़्यादा वीडियो में टाइम नहीं लूँगा, इतना ही बताना था। यही है स्टोरी, इट्स सक्सेस एंड फेलियर बोथ स्टोरीज। ठीक है, और कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा।
So that's it guys, thank you once again for all your love, support and time that you have given to see my videos and the likes that you have given. और उन लोगों को भी जो लोग मेरे वीडियोस को डिसलाइक करते हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि कभी कभी मैं जब डिसलाइक्स देखता हूँ तो वो भी मुझे मोटिवेट करता है डेफिनेटली. सो दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय.